रीबर्थ ऑफ स्ट्रेंजर्स लवर्स एपिसोड 5। हर युग में एक क्षण आता है जब भाषा पीछे हट जाती है और अनुभूति मुख्य वक्ता बन जाती है। सात सूत्र अब उसी मोड़ पर है जहां उसकी कला अब शब्दों की मोहताज नहीं रही। न्यूयॉर्क में एक मौन प्रदर्शनी। मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट, न्यूयॉर्क। एक अनोखी प्रदर्शनी का आयोजन। अनकहे की प्रतिध्वनि। कोई विवरण नहीं, कोई शीर्षक नहीं, बस 21 कलाकृतियां। सभी सात सूत्र के विद्यार्थियों की। आगंतुकों को हेडफोन मिले, लेकिन उनमें संगीत नहीं था, बल्कि मौन था। अंतर्राष्ट्रीय समीक्षकों की प्रतिक्रिया। एक फ्रांस समीक्षक ने लिखा, मैंने पहली बार एक प्रदर्शनी में अपनी ही आवाज सुनी, मेरे भीतर की। इन चित्रों ने मुझसे मुझे ही वापस कह दिया। एक जापानी आलोचक ने कहा, ये रचनाएं किसी भाषा की नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं हर एक को समझ गया। वीडियो डॉक्यूमेंट्री द अनवर्ड। इसमें आरोह, स्वरलीना, अर्नव के साथ विदेशी विद्यार्थियों के अनुभव भी थे। एक जर्मन छात्रा ने कहा, मैंने जीवन में पहली बार अपनी ट्रॉमा को रंगों में देखा और तब जाना कला मेरा अनुवाद है। स्वरलीना का अंतर्राष्ट्रीय संबोधन मौन में, पर जब वह मंच पर पहुंची तो उन्होंने माइक नहीं लिया, बस अपनी वीणा निकाली और 7 मिनट की एक प्रस्तुति दी, जिसमें न कोई बोल था, न राग, बस कंपन और मौन के बीच एक यात्रा। सभी उपस्थित दर्शक खड़े हो गए। गांव में एक संदेश। उत्तराखंड के उनके गांव में एक स्थानीय बच्चा, नरेन, जिसे कोई भाषा नहीं आती थी, उसने एक चित्र बनाया। उसमें धरती, आसमान और बीच में एक सीढ़ी थी। उसने नीचे लिखा, किसी से लिखवा कर, ये सीढ़ी नहीं है, ये वो रास्ता है जिससे किसी की बात दिल तक जाती है। स्वरलीना ने इसे देखकर अर्नव से कहा, अब हमारी बात शब्दों से आजाद हो चुकी है। सात सूत्र की नई शाखा अफ्रीका में। युगांडा में एक महिला संगठन ने सात सूत्र की थीम पर एक हीलिंग आर्ट सेंटर शुरू किया। उनका आदर्श वाक्य, हम कुछ नहीं कहते, लेकिन सब कुछ समझते हैं। एक पत्र अर्नव की डायरी से। जब मैंने रचना करना सीखा था, तो मैं खुद से संवाद करना चाहता था। लेकिन आज, जब एक पूरा विश्व बिना बोले हमसे कुछ कहता है, मुझे लगता है, हमने अब शब्दों से आगे की यात्रा कर ली है। जब धड़कनें मंच पर गाना सीखती हैं, जहां हर स्पंदन, हर मौन, अब मंच पर खड़ा होता है, सिर्फ सुनाई देने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया को सुनाने के लिए। हर आंदोलन को कभी न कभी जनता की आवाज बनना ही पड़ता है। और सात सूत्र की धड़कनें अब मंच पर उतरने को तैयार थी, नए रूप में, नए गान में। युवाओं की नई टोली, स्वर तरंग। आरोह के निर्देशन में देश भर से चुने गए 12 युवा कलाकारों की एक टोली बनी, स्वर तरंग। इनमें दिव्यांग, ग्रामीण, शहरी, आदिवासी सभी पृष्ठभूमि के कलाकार थे। इनकी एकमात्र भाषा थी कला और करुणा। पहली तैयारी मंच के लिए नहीं, आत्मा के लिए। उनका पहला प्रोजेक्ट था शून्य से स्वर तक, एक प्रस्तुति जो दिखाती थी कैसे एक इंसान चुप्पी से गुजरकर स्वर बनता है। रिहर्सल में किसी को बोलने की अनुमति नहीं थी, सिर्फ भाव, चाल और संगीत। एक सप्ताह के भीतर उनके इशारे, ताल, रेखाएं सुरों में बदलने लगे। अर्नव की सलाह। गांव से वीडियो कॉल पर अर्नव ने कहा, याद रखना, मंच पर जाने का मतलब अपनी आवाज को साबित करना नहीं है, बल्कि दूसरों को अपनी आवाज पहचानने देना है। दिल्ली, एक ऑडिटोरियम। 15 अगस्त की शाम। नई पीढ़ी देश के सबसे बड़े सांस्कृतिक मंच पर खड़ी थी। कार्यक्रम का नाम, अनकही से अनंत तक। बिना शब्दों की एक प्रस्तुति, जहां एक दृष्टिहीन कलाकार की बांसुरी एक मूक चित्रकार की रेखाओं के साथ बहती रही। एक गायिका ने लोक राग में आत्मा की आवाज दी और अंतिम दृश्य में पूरी टोली एक दूसरे को थामे मंच के केंद्र में खड़ी रही। मौन में दर्शकों ने 6 मिनट तक खड़े होकर तालियां बजाईं। प्रशंसा की बाढ़। अगले दिन सभी अखबारों में मुख्य पंक्तियां थीं, जब कला बोलती है तब समाज सुनना सीखता है। स्वर तरंग, भारत की नई आवाज, जो शब्दों से नहीं, धड़कनों से गाती है। स्वरलीना का संदेश। गांव से स्वरलीना ने सभी कलाकारों को एक ऑडियो संदेश भेजा, तुम सब आज उस यात्रा के पड़ाव पर खड़े हो, जिसे हमने कभी मौन से शुरू किया था। आज जब मैं तुम्हें मंच पर देखती हूँ, तो मुझे लगता है, हम कहीं नहीं गए थे, हम बस तुम्हारे भीतर उतर गए थे। एक अंतिम दृश्य, मंच का मौन क्षण। कार्यक्रम के बाद मंच खाली था, सिर्फ एक छात्रा बैठी रही। नाम था सारंगी। मंच से उतरने से पहले उसने अपनी डायरी में लिखा, मैं अब शब्द नहीं चाहती, क्योंकि आज मेरी धड़कनों ने पूरी दुनिया को गाकर सुना दिया। हर इंसान में कोई कहानी होती है जो बोल नहीं पाती, पर जिंदा रहती है, कभी किसी रंग में, कभी किसी राग में, और कभी किसी मौन में। एक नई पहल। नाम के आगे स्वर तरंग के पहले मंच के बाद
आरोह ने एक नई पहल की शुरुआत की। नाम के आगे एक अभियान जिसमें हर वो कलाकार जो समाज में नाम के पीछे दब गया था, अब अपने कला के जरिए नाम के आगे आने लगा। कहानी, साबा की आवाज। 19 वर्ष की साबा दिल्ली की झुग्गी बस्ती से। वह मंच पर नहीं बोलती थी, लेकिन जब उसे एक नाटक में बिना संवाद का किरदार मिला, तो उसने आंखों से वो कह दिया जो शब्द भी नहीं कह सकते थे। प्रशिक्षकों ने पहली बार कहा, ये लड़की अपने खामोशी से भीड़ को झकझोर सकती है। साबा का नाम उस दिन मंच पर चमका। साबा, खामोश किरदार, सबसे ऊंची आवाज। एक पेंटिंग। मैं हूँ। विदर्भ के गांव से आए एक युवक, प्रणव, जो बचपन से बोल नहीं सकता था, उसने अपनी पहली पेंटिंग बनाई जिसमें सिर्फ 2 रेखाएं थीं, एक हल्की, एक गहरी। उसने नीचे लिखा, पहले जो हल्की थी, आज वही सबसे गहरी हो गई है। उस चित्र का नाम रखा गया, मैं हूँ। स्वरलीना और अर्नव का आश्चर्य। गांव से वीडियो देख रहे स्वरलीना ने अर्नव से कहा, क्या तुमने देखा, हमारी चुप्पी अब उनके नाम बन चुकी है। अर्नव ने उत्तर दिया, और शायद यही सबसे बड़ी रचना है, जब कोई जो बोल नहीं सका खुद को पहचान से लिखने लगे। पहली बार देश के कई शहरों में एक साथ एक नया आयोजन हुआ, अनहट फेस्टिवल, जहां मंच पर कोई उद्घोषणा नहीं थी, कोई परिचय नहीं, बस कलाकार आते, प्रस्तुति देते और मंच छोड़ जाते। दर्शकों को अंत में एक छोटा कार्ड मिलता जिस पर कलाकार का नाम होता था और लिखा होता, मैं वही हूँ जिसकी आवाज आपने पहले कभी नहीं सुनी थी। खामोशी की जीत। एक पत्रकार ने आरोह से पूछा, आप सब मौन, चुप्पी और संवादहीनता को क्यों मंच दे रहे हैं? आरोह ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि जो चुप है वो कुछ नहीं कहना चाहता। पर हकीकत ये है, जो सबसे ज्यादा कहने लायक है, वो अक्सर सबसे ज्यादा चुप होता है। एक गुमनाम चित्र। मेरा नाम। प्रदर्शनी के एक कोने में एक चित्र था। नाम नहीं, कलाकार नहीं। चित्र में सिर्फ एक उंगलियों की छाप और नीचे लिखा, मेरा नाम पूछने से अच्छा है कि मेरी रचना को पहचान लो। स्वरलीना ने वर्षों बाद अपनी वही नीली डायरी खोली जिसमें उसने कभी अर्नव के बिना रचना संभव नहीं लिखा था। अब उसने लिखा, शायद मैंने कभी उससे कह नहीं पाया कि मेरी हर चुप्पी में वही गूंजता रहा। और फिर उसने वो पन्ना फाड़कर सूरज की ओर फेंक दिया। हवा में उड़ता हुआ वो टुकड़ा शायद किसी और को एक अधूरी कविता दे गया। पुराना वीणा संगीत। एक भूल गया राग। अर्नव ने अपने गांव के कमरे में एक बहुत पुराना राग बजाया, जो उसने और स्वरलीना ने कभी अधूरा छोड़ दिया था, जिसमें उसकी भावनाओं का अंकन मिलता है। इस बार उसने वह पूरा किया। जब अंतिम सुर थमा, उसकी आंखों में नमी थी। अब ये रचना पूरी नहीं है, ये मुक्त है। 7 सूत्र की गैलरी में एक अनाम चित्र। दिल्ली की नई गैलरी में एक चित्र प्रदर्शित हुआ। नाम, अनबोला इकरार। चित्र में 2 आकृतियां थीं, एक रंग में लिपटी, एक धुंधली। कोई नाम नहीं, लेकिन सबने जाना ये अर्नव और स्वरलीना की कहानी थी जो यहाँ प्रस्तुत की गई है। संगीत सभा। जब गान मौन हुआ, स्वर तरंग ने एक अंतरंग सभा रखी, जहाँ न आमंत्रण था, न घोषणा। बस एक संगीतकार और एक चित्रकार साथ बैठे, और दोनों ने एक दूसरे के सामने एक सुर और एक रंग रचा। सभा की अंतिम प्रस्तुति थी, आंखों की भाषा, जिसमें कोई गायक नहीं था, पर हर श्रोता की आंखें नम थीं। आरोह का प्रश्न। सभा के बाद आरोह ने स्वरलीना से पूछा, आपने और अर्नव सर ने कभी एक दूसरे से जो अधूरा छोड़ा था, क्या वो अब बह गया या पूरा हो गया? स्वरलीना मुस्कुराए, हाँ, वो अब मेरी आंखों में नहीं है, वो अब इस रचना में बह चुका है। एक नदी के किनारे। गांव की नदी के किनारे स्वरलीना और अर्नव साथ बैठे थे। कोई बात नहीं हुई, सिर्फ शांत प्रवाह सुनाई देता रहा। फिर स्वरलीना ने धीमे से कहा, पता है, अब मुझे तुमसे कुछ कहने की जरूरत नहीं। अर्नव ने उत्तर दिया, क्योंकि अब हमारी आंखें सब कुछ कह चुकी हैं। मैं नहीं, हम बनते हैं। जहां 2 आत्माएं अब सिर्फ साथ नहीं होती, बल्कि एक साझा चेतना में ढल जाती हैं, जहां कोई मैं नहीं बचता, बस हम की रचना जीवित रहती है। कुछ रिश्ते नाम नहीं चाहते, कुछ साझेदारियां दायरे नहीं मांगती। कभी कभी जब 2 लोग एक ही रचना में बहने लगते हैं, तो वे व्यक्तिगत नहीं रहते, वे साझा बन जाते हैं। गांव की सुबह, एक साझा दिनचर्या। स्वरलीना और अर्नव अब एक निश्चित दिनचर्या में नहीं बंधे थे। कोई तुमने चाय बनाई या मैंने खाना पका लिया। बस एक मौन समझ थी, जब एक वीणा उठाता, दूसरा कैनवास खोलता। जब एक रचता, दूसरा मौन रहकर उसे पूरा करता। इसी तरह जिंदगी दोनों की कट रही थी। 7 सूत्र के नए दस्तावेज। आरोह ने संस्थान के दस्तावेज दोबारा बनाए। इस बार संस्थापक के नाम की जगह लिखा गया। संस्थापक
स्वर अरण स्वरलीना जोड़ अर्नव। ना अलग अलग नाम, न पद, बस एक संयुक्त हस्ताक्षर। स्वर अरण हम की पहली सार्वजनिक प्रस्तुति। दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में एक अनोखा कार्यक्रम रखा गया, एक रचनात्मक साथ। कार्यक्रम में कोई व्यक्ति नहीं बोला। मंच पर एक चित्र बनता रहा और समानांतर वीणा की धुन चलती रही। आखिर में मंच पर एक प्रोजेक्शन हुआ। ये दो नहीं थे, ये एक संवाद था जिसमें रचना ने दोनों को एक कर दिया। एक सवाल, क्या आप दोनों साथ हैं? एक इंटरव्यू में पत्रकार ने पूछा, तो क्या आप दोनों ने कभी शादी की? स्वरलीना मुस्कुराए और बोली, हमने कभी सोचा नहीं, क्योंकि हम जो रचते हैं वो एक कानूनी साथ से कहीं बड़ा है। अर्नव ने कहा, हमने एक संस्था बनाई है जिसमें न पति पत्नी है, न प्रेमी, बस दो लोग हैं जो अब एक साझा आत्मा में बदल चुके हैं। गांव के बच्चों की टिप्पणी। गांव के बच्चे उन्हें देखकर कहते, सर मैम नहीं, ये तो हम हैं। उनका एक नाम बन गया, हम साहब। एक चित्र, दो छायाएं, एक आत्मा। स्वरलीना ने एक चित्र बनाया जिसमें दो परछाइयां थीं जो एक ही केंद्र से निकलती थीं। चित्र का नाम रखा, हम। उसे देख अर्नव ने बस कहा, अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं। एक पत्र, आरोह की ओर से। आप दोनों ने हमें सिखाया कि प्रेम सिर्फ साथ रहना नहीं, बल्कि रचना में एक दूसरे को सांस की तरह समा लेना है। हम अब सब आपको एक नाम से जानते हैं, सास। जहां न स्वरलीना अलग हैं, न अर्नव, सिर्फ हम हैं। कुछ रचनाएं मंच से उतरने के बाद भी चलती रहती हैं, लोगों के मन में, बच्चों की कल्पनाओं में, और उस मौन में जो पीढ़ियों को जोड़ देता है। सात सूत्र बाल कला पीठ की स्थापना। स्वरलीना और अर्नव ने गांव की एक खाली जमीन पर एक छोटा सा रंगीन भवन बनवाया। नाम रखा गया, सात सूत्र बाल कला पीठ। यह विशेष रूप से 5 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए था, जहां न कोई पाठ्यक्रम था, न ग्रेड, सिर्फ कल्पना, रचना और आत्मा। बच्चों के अनोखे प्रश्न। पहले दिन एक बच्ची, अनवी, ने पूछा, यहाँ गाना कैसे सीखते हैं? आरोह ने कहा, यहाँ गाना सिखाया नहीं जाता, गुनगुनाना सिखाया जाता है, ताकि जब जीवन कठिन हो तुम खुद को गा सको। विरासत का दस्तावेज। स्वरलीना और अर्नव ने एक ऑडियो पुस्तक तैयार की, अनकहा उत्तराधिकार। इसमें न कोई कहानी थी, न संवाद, बस बच्चों की धड़कनों, सांसों और रचनाओं की ध्वनि। ये पुस्तक यूनेस्को की कला सूची में दर्ज हुई। एक अंतिम चित्र। बच्चों ने मिलकर एक दीवार चित्र बनाया, एक पेड़ जिसकी जड़ें रंगीन थीं, शाखाएं अलग अलग भाषाओं में थीं, और फल हर बच्चे के नाम से। उस चित्र के नीचे लिखा गया, हम सब वो फल हैं जिनमें किसी की धड़कनों की मिट्टी है। स्वरलीना की टिप्पणी। सभा के बाद एक बच्चे ने पूछा, आप और अर्नव सर अब क्या करेंगे? स्वरलीना मुस्कुराए, अब हम कुछ नहीं करेंगे, अब हमारी धड़कनें तुम में कर रही हैं। हर रचना का अंत असल में एक नई रचना की गूंज होता है। जो शब्द कल गाए गए थे, आज उनकी प्रतिध्वनि नई सांसों में बसती है, बिना ताली के, बिना पर्दे के। ये ही जिंदगी का नियम है। सात सूत्र अब एक विचारधारा। स्वरलीना और अर्नव की अनुपस्थिति में सात सूत्र अब संस्थान नहीं रहा। यह एक विचारधारा बन चुका था, जिसे कोई नाम नहीं लेना चाहता था, क्योंकि हर कोई उसमें अपना नाम पाता था। ये सबके लिए एक मिसाल बन चुका था। उत्तर भारत से दक्षिण तक रचनात्मक संवाद। राजस्थान की रेगिस्तानी धुन अब केरल की कथकली में समाई थी। मणिपुर का थोंगता अब बिहार के मिथिला चित्रों के साथ एक मंच पर रच रहा था। एकता अब भाषणों से नहीं, रचनाओं से हो रही थी। बच्चे अब शिक्षक। सात सूत्र के पहले बैच के बच्चे अब शिक्षक बन चुके थे। सभी अब काफी समझदार हो चुके थे। अनवी, जो कभी डरती थी गाने से, अब गांवों में जाकर बच्चों को सुनने की कला सिखा रही थी। आरव, जो बोल नहीं पाता था, अब अपने चित्रों से पाठ पढ़ा रहा था, मौन में संवाद के। स्वरलीना और अर्नव एकांत में दूर हिमालय की घाटियों में एक छोटा घर था, न नाम, न पते का संकेत। बस एक दीवार पर एक लहरदार रेखा बनी थी, जिसके नीचे लिखा था, हम अब गूंज नहीं सुनते, हम अब खुद प्रतिध्वनि हैं। यह उस मोड़ की कहानी है जब संवाद ठहर जाते हैं, पर कला की रेखाएं नई दिशाओं में चल पड़ती हैं, जहां अभिव्यक्ति मौन से जन्म लेती है और रचना बनकर बोलती है। कुछ कहानियां कागज पर नहीं उतरती, वे ब्रश में घुलती हैं, रेखाओं में फिसलती हैं, और मौन कैनवास पर अपनी सांसें छोड़ जाती हैं। अनवी का एक मौन चित्र। सात सूत्र की दीवार पर एक दिन सुबह एक नया चित्र चुपचाप टंगा मिला। कोई नाम नहीं, कोई हस्ताक्षर नहीं, सिर्फ एक गोल वृत्त, जिसके भीतर एक अधूरी रेखा। बच्चों ने पूछा, ये किसका है? कोई जवाब नहीं आया। शाम को स्वरलीना ने देखा और मुस्कुराई। जब शब्द रुकते हैं, तब रेखाएं शुरू होती हैं। शब्दों का थक जाना।
कला कक्षा में उस दिन कोई बात नहीं हुई। बच्चों को बस कैनवास और रंग दिए गए। आरव ने कोई चित्र नहीं बनाया, बस सफेद रंग से पूरा कैनवास ढक दिया। नीचे लिखा, मैं कहना चाहता था, फिर सोचा रहने दो। स्वर्लीना ने उसकी पीठ थपथपाई। तुमने जो नहीं कहा वही सबसे सुंदर चित्र है। अर्नव की नई कार्यशाला, मौन में मूर्तियां। अर्नव ने पहाड़ की मिट्टी से एक मूर्ति बनाई जिसमें न चेहरा था, न हाथ, और उस पर उंगलियों की गहरी रेखाएं। ये है वो हर स्पर्श जो कभी बोल नहीं सका, पर रचना में दर्ज हो गया। कवि की कविता। एक दिन 7 सूत्र के वार्षिक समारोह में एक युवक आया, नाम था आरिज। वो बोल नहीं सकता था, लेकिन उसने इशारों से एक कविता सुनाई। ना कोई ध्वनि थी, ना संगीत, पर पूरा सभागार सन्न हो गया। कविता का नाम था, जो मैंने कभी नहीं कहा। स्वर्लीना की आंखें भीग गईं। उसने धीमे से कहा, इससे ज्यादा कभी कुछ नहीं सुना मैंने। एक अधूरी पेंटिंग की प्रदर्शनी। अर्नव ने गैलरी में सिर्फ अधूरी पेंटिंग्स लगाईं। अधूरी आकृतियां, अपूर्ण रंग, कुछ तो सिर्फ रेखाएं, कोई विवरण नहीं, कोई शीर्षक नहीं। लोग घंटों उन्हें निहारते रहे। दीवार पर एक पंक्ति लिखी थी, पूरी रचना देखने की चाहत अधूरी रचना को समझने से रोक देती है। रेडियो की खामोश प्रसारण। आरोह ने गांव के रेडियो स्टेशन पर एक दिन के लिए सिर्फ मौन प्रसारित किया। हर घंटे बस एक शब्द सुनो, लोगों ने फोन कर कहा। आज रेडियो ने पहली बार हमारी सोच की आवाज सुनाई है। एक बूढ़ी औरत की रचना। एक महिला, जुगनी अम्मा, जो कभी मंच पर नहीं आई, ने अपनी पोती को गुनगुनाते सुना। ये कौन सी धुन है? पोती ने कहा, ये अम्मा के आंचल से निकली है। अम्मा ने कभी कविता नहीं लिखी, पर उसकी लोरी अब बच्चों की याद बन गई थी। स्वर्लीना बोली, कुछ कलाएं इतिहास में नहीं, स्मृति में दर्ज होती हैं। विद्यार्थियों का अनुभव लेखन। बच्चों से कहा गया, लिखो वो पल जो तुमने किसी से साझा नहीं किया। 100 बच्चों ने 100 भाव लिखे, पर किसी ने उन्हें पढ़ा नहीं, बस दीवार पर चिपकाकर छोड़ दिए। शाम को हवा में कुछ बदला बदला लगा, जैसे 100 चुप्पियां अब संवाद बन चुकी थी। स्वर्लीना और अर्नव की एक संध्या। चाय की प्याली लिए दोनों छत पर बैठे थे। किसी ने कुछ नहीं कहा। एक तारा टूटता दिखा। अर्नव ने पूछा, कुछ मांगोगी? स्वर्लीना ने उत्तर दिया, नहीं। जो कभी कहा ही नहीं, वही आज सबसे गहरा हो चुका है। एक आगंतुक की टिप्पणी। कोलकाता से आए एक लेखिका ने 7 सूत्र की गैलरी में आकर कहा, ये कला नहीं है, ये तो आत्मा की चुप्पियों का संग्रहालय है। स्वर्लीना की निजी डायरी से। अर्नव अब कम बोलता है। वो जब कुछ नहीं कहता, तब मैं समझ जाती हूँ अब कोई नई रचना उसकी आंखों में आकार ले रही है। रेखाओं की भाषा सिखाना। एक बच्चा, नील, बोल नहीं सकता था। उसने रेत पर हर दिन नई आकृति बनाना शुरू किया। धीरे धीरे बाकी बच्चे उसकी रेखाओं को पढ़ना सीखने लगे। अब वो बच्चा कुछ कहे बिना भी पूरी कक्षा को समझा देता है कि उसे क्या चाहिए। अंतिम दृश्य। दीवार पर एक रेखा। अर्नव और स्वर्लीना रात को संस्थान की दीवार पर एक पतली सी सीधी रेखा खींचते हैं। उसके दोनों छोर खुले हैं। कोई शुरुआत नहीं, कोई अंत नहीं। स्वर्लीना कहती है, यही है हमारी यात्रा, न आरंभ न विराम, बस अंतहीन रेखा की तरह चलती हुई अभिव्यक्ति। छात्र की डायरी से अंश। जब मैं पहली बार 7 सूत्र गया, मुझे लगा ये कोई संस्था है। आज मुझे समझ आया, ये एक धड़कन की भाषा है, जिसे शब्दों से नहीं, समझ से पढ़ा जाता है। अंतिम दृश्य। रचना जो कभी खत्म नहीं होती। एक प्राचीन मंच पर कोई कलाकार नहीं था, न संगीत, सिर्फ एक खाली कुर्सी, जिस पर एक डायरी रखी थी। दर्शकों के कानों में एक धीमी प्रतिध्वनि सुनाई दी, स्वर्लीना की आवाज में, हम अब मंच पर नहीं, तुम्हारे रचते हाथों में हैं। जहां भी कोई बच्चा अपने मौन से सुर बनाता है, हम वही हैं। पंक्तियां। दिल की अनकही धड़कनें, न शब्दों से, न कथानकों से, बल्कि उस संवेदनात्मक शून्य से, जहां पाठक खुद को पा जाता है। जब भी तुम किसी रचना में कोई अधूरा सुर सुनो, जान लेना, वो हमारी धड़कनों की प्रतिध्वनि है। एक दिन अर्नव और स्वर्लीना अपने छत पर बैठकर गपशप लगा रहे थे। तभी स्वर्लीना ने कहा कि अर्नव, मेरी एक फ्रेंड नताशा और उसका दोस्त नीतीश दोनों ने दिल्ली में एक्टिंग सीखी थी और फिर टीवी सीरियल और फिल्म्स में वो एक्टिंग करके अब काफी पॉपुलर एक्टर और एक्ट्रेस बन चुके हैं। उसने मुझसे फोन पर कहा कि तुम दोनों भी एक्टिंग की दुनिया में कदम क्यों नहीं रखते। मैंने उसको कहा कि देखते हैं, अभी कुछ नहीं बता सकती हूँ। तब नताशा ने कहा कि तुम लोगों की लाइफ में थोड़ा चेंज तो होना ही चाहिए। अगर तुम लोगों को थोड़ा भी इंटरेस्ट होगा तो मुझे बताना, मैं तुम्हारी इस प्रोफेशन में मदद कर सकती हूँ। मैंने रात भर सोचा तो मुझे लगा कि नताशा सही कह रही है, जिंदगी में थोड़ा चेंज होना चाहिए।
अर्नव ने कहा कि स्वरलीना, तुम सही कह रही हो, हमें एक्टिंग की दुनिया में कदम रखना चाहिए। स्वरलीना ने कहा कि फिर ठीक है, परसों निकलते हैं दिल्ली के लिए। अर्नव ने कहा कि ओके बाबा, डन, थम्स अप का चिन्ह चेक मार्क। नेक्स्ट डे दोनों ने पैकिंग करी और दिल्ली के लिए फ्लाइट की टिकट भी बुक कर दी। रात को डिनर करते टाइम स्वरलीना ने अर्नव से कहा कि अर्नव, अगर हम सक्सेसफुल हो गए तो हमारे भी आगे पीछे हमारे फैंस की लाइन लग जाएगी। अर्नव ने कहा कि मैडम जी, अभी तो हमें काफी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी और काफी कुछ इस एक्टिंग की फील्ड में सीखना पड़ेगा और फिर काम के लिए कई जगह जाना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रही हो। स्वरलीना ने कहा कि तुम बात तो सही कह रहे हो अर्नव, बट हमें पूरी ईमानदारी और कड़ी मेहनत से इस एक्टिंग के फील्ड में आगे जाकर अपना रुतबा दिखाना होगा ताकि हमें बहुत सारे लोग जान पाएं। अर्नव ने कहा कि आई होप सो ऐसा ही हो। चलो अब डिनर कर लिया है, अब जल्दी से सो जाते हैं, कल दिल्ली के लिए फ्लाइट से निकलना है। स्वरलीना ने कहा ओके बाबा, गुड नाइट। अर्नव कहता है गुड नाइट, रात के सितारे एंड स्वीट ड्रीम्स। फिर दोनों सो जाते हैं। नेक्स्ट डे दोनों रेडी होकर अपना लगेज लेकर फ्लाइट पकड़ने के लिए टैक्सी पकड़कर एयरपोर्ट की ओर निकल जाते हैं। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद वो हवाई जहाज में बैठ जाते हैं। स्वरलीना कहती है कि अर्नव, मैंने तो रात को एक सपना देखा कि एक लव स्टोरी मूवी दो दिल थ्रोइंग किसेस के तुम हीरो और मैं हीरोइन बनी हूँ। उस मूवी में हम दोनों ने कमाल की एक्टिंग की है और लोगों ने उस मूवी को अच्छा रिस्पांस दिया है जिससे वह मूवी सुपरहिट हो गई है और हम भी रातों रात सुपरस्टार बन चुके हैं। अर्नव ने कहा कि फिर हमें हमारे फैंस ने घेर लिया होगा और वो हमारा ऑटोग्राफ लेने के लिए उतावले हो रहे होंगे। स्वरलीना ने कहा कि एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ था, लेकिन ये तुम्हें कैसे पता चला? अर्नव ने कहा कि सिंपल सी बात है, यही चीजें तुमने डिनर करते हुए भी कही थी। अर्नव ने कहा कि स्वरलीना सुनो, जिंदगी बड़ी जालिम है, तुम्हें खूब सताएगी, कभी याद बनकर तड़पाएगी, कभी गम बनकर रुलाएगी। तू रुकना मत है मुसाफिर, तेरी हिम्मत ही तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचाएगी। स्वरलीना ने कहा वेरी गुड शायरी। तभी अनाउंसमेंट हुई, प्लीज नोट ऑल पैसेंजर्स, वी आर गोइंग टू लैंड एट दिल्ली एयरपोर्ट इन अ शॉर्ट वाइल, प्लीज फास्टन योर सीट बेल्ट्स। थैंक्स फोल्डेड हैंड्स। फिर फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरी और उसमें से सारे पैसेंजर बारी बारी से उतर गए। स्वरलीना की सहेली नताशा ने अपने एक रिश्तेदार के यहाँ उनके रहने की व्यवस्था कर दी थी। अर्नव और स्वरलीना दोनों नताशा की रिश्तेदार रवीना, जो कि उसकी बुआ की लड़की थी, के यहाँ पहुंच गए थे। रवीना ने उनका अच्छे से वेलकम किया और फिर उनको उनका कमरा दिखाया और उनका सामान भी कमरे में रखवा दिया था। रवीना ने कहा कि आप दोनों नहाकर फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए चाय और कुछ हल्का फुल्का नाश्ता लेकर आती हूँ। अर्नव बोला ठीक है जी। उसके बाद दोनों नहा धोकर फ्रेश हो चुके थे। रवीना उनके लिए चाय नाश्ता लेकर आ गई। तब दोनों ने चाय नाश्ता किया। तभी रवीना ने कहा कि आप दोनों थक चुके होंगे, थोड़ी देर आराम कर लो, बाकी बातें हम शाम को कर लेंगे। उसके बाद अर्नव और स्वरलीना आराम करने लगते हैं और तब उन्हें नींद भी आ जाती है। रवीना ने उनके लिए डिनर भी बना दिया था और उनको बुलाने के लिए अपने क्यूट सी बेटी हेमू को भेजा। हेमू ने उनके कमरे में जाकर बोला चलो अंकल एंड आंटी, खाना बन गया है आप लोगों के लिए, आप लोग आ जाए खाना खाने के लिए। अर्नव और स्वरलीना ने कहा आप चलो, हम 5 मिनट में आते हैं। 5 मिनट के बाद वो खाना खाने पहुंच जाते हैं। रवीना कहती है कि इससे पहले आप लोगों ने कभी एक्टिंग की है? स्वरलीना कहती है कि नहीं दीदी, इससे पहले हमने कोई एक्टिंग नहीं की है। हम यहाँ दिल्ली इसी मकसद से आए हैं कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन लेकर एक्टिंग की बारीकियां सीखकर एक अच्छा एक्टर बनने की कोशिश रहेगी हमारी, ताकि आगे जाकर हम फिल्म्स और टीवी सीरियल्स में काम कर सकें। रवीना कहती हैं वेरी गुड, थम्स अप का चिन्ह। मैं ईश्वर से आप लोगों के लिए दुआ करती हूँ कि आप अच्छी तरह से एक्टिंग सीखकर शानदार एक्टर बन जाओ और फ्यूचर में काफी नाम, पैसा और शोहरत कमाओ। अर्नव और स्वरलीना ने उन्हें थैंक्स फोल्डेड हैंड्स कहा और फिर खाना खाकर अपने कमरे में चले गए और बेड पर लेटकर दोनों अपने आगे के प्लान के बारे में डिस्कस करने लगे। अर्नव ने कहा कि स्वरलीना, हमें इस एक्टिंग के सफर में एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना होगा और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हमें आगे बढ़ने के लिए किसी भी मुसीबत से घबराकर बैठ जाना नहीं है, बल्कि उस मुसीबत का डटकर मुकाबला करना होगा, तभी हम सफल होंगे। तभी स्वरलीना के फोन की घंटी बजती है और फिर स्वरलीना ने फोन उठाया तो उधर से नताशा थी, तो दोनों ने हेलो हैंड वेविंग किया। फिर नताशा ने कहा कि स्वरलीना सुनो, मैंने एनएसडी इंस्टीट्यूट में बात कर ली है, पूनम शर्मा मैडम से मिल लेना, वो सारी फॉर्मेलिटीज और फीस वगैरह समझा भी देंगी और पूरा काम करवा भी देंगी।
स्वरलीना ने कहा ओके जी और फिर फोन को काट दिया। तभी स्वरलीना के फोन पर एक मैसेज आया जिसमें पूनम शर्मा जी की सारी डिटेल थी। अर्नव और स्वरलीना दोनों एनएसडी इंस्टीट्यूट पहुंचे और फिर पूनम मैडम से मिले। पूनम मैडम ने उनकी सारी फॉर्मेलिटीज कराकर और फीस जमा करवा दी और कहा कि 1 घंटे बाद आपका एक गेट टुगेदर सेशन होगा जिसमें हमारे इंस्ट्रक्टर और न्यू कमर्स में आपस में थोड़ा इंटरेक्शन होगा जिससे कि सब एक दूसरे के बारे में ज्यादा नॉलेज ले पाएं ताकि इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम ट्रेनिंग में ना आ पाए। 1 घंटे के बाद उनका गेट टुगेदर सेशन खत्म हुआ। सभी काफी खुश नजर आ रहे थे। फिर पूनम मैडम ने कहा कि अभी 15 मिनट का एक ब्रेक लेते हैं और फिर आपकी एक्टिंग की पहली क्लास शुरू होगी। अर्नव और स्वरलीना तैयार थे एक्टिंग की फर्स्ट ट्रेनिंग क्लास के लिए। दोनों ने इस काम को सीखने के लिए समझी अपनी पूरी ताकत झोंकने की तैयारी कर ली थी। फिर एक्टिंग की फर्स्ट ट्रेनिंग शुरू हुई और सभी को काफी मजा आ रहा था इस ट्रेनिंग में। तब 1 घंटे बाद पूनम मैडम ने बोला थोड़ा एंजॉय हो जाए, आप लोगों में से कोई शायरी, चुटकुली या कोई गीत गाना चाहता है तो बताएं। तभी अर्नव ने कहा कि मैं एक शायरी सुनाना चाहता हूँ। सबने कहा कि जनाब इरशाद इरशाद। फिर अर्नव ने बोली शायरी जो थी, हम उनसे बड़ी मोहब्बत करते थे मगर एक दिन वो बिन बताए हमसे दूर हो गए। हमने उनके गम में इतनी शराब पी कि हम शीशे की तरह चूर चूर हो गए और उनके गम में हमने लोगों को अपनी कहानी बताई जिससे चारों तरफ हमारे प्यार के किस्से मशहूर हो गए। सबने कहा वाह वाह अर्नव गजब शायरी बोली है, मजा ही आ गया। तब स्वरलीना ने कहा कि मैं एक जोक सुनाना चाहती हूँ। सबने कहा ठीक है सुनाओ। तब स्वरलीना ने कहा कि दो दोस्त चंगू और मंगू एक दिन सड़क पर घूम रहे होते हैं और आपस में बात करते हैं कि ये बताओ कि ये अंकल जो सामने जा रहे हैं जो कि लंगड़ा कर चल रहे हैं, क्या तुम बता सकते हो इनको क्या प्रॉब्लम होगी। तो मंगू ने कहा कि शायद इनके पैर में मोच आ गई है, लेकिन चंगू बोला कि मुझे लगता है कि इनके पैर की हड्डी टूट गई है इसलिए ये ऐसे लंगड़ा कर चल रहे हैं। दोनों में 5,000 रू की शर्त लगी, चलो चलकर पता करते हैं। फिर क्या था, दोनों उनके पास गए और उनसे पूछा कि अंकल जी आप बताओ कि आपकी क्या दिक्कत है जो आप ऐसे चल रहे हो, क्या आपके पैर की हड्डी टूटी है या आपके पैर में मोच आई है। अंकल ने हंसते हुए कहा कि अरे ना मेरे पैर की हड्डी टूटी है और ना ही मेरे पैर में मोच आई है, मेरी तो पैरों की चप्पल टूट गई है इसलिए मैं ऐसे चल रहा हूँ। वो दोनों चुपचाप अपने घर को चले जाते हैं। इतना सुनते ही सब एक्टिंग क्लास में जोर जोर से हंसने लगते हैं और तालियां भी इस जोक पर बजती हैं। इसी तरह किसी ने कविता सुनाई और किसी ने गाना और उसके बाद थोड़ी एक्टिंग की ट्रेनिंग क्लास हुई और फिर सब पैकअप क्लोज लॉक कर अपने अपने घर चले गए। अर्नव और स्वरलीना ने रवीना को आज पहले दिन के पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया और कहा कि आज पूरे दिन बहुत मजा आया और हमने काफी कुछ एक्टिंग के बारे में भी सीखा। रवीना ने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए एक मेड रखी है जो तुम्हारे खाना बनाने और घर की साफ सफाई से लेकर सब कुछ काम कर लेगी और उसे महीने के 5,000 रू और मुझे किराए के 5,000 रू हर महीने देने हैं, ठीक है। अर्नव ने कहा कि ओके ठीक है। रवीना ने बोला वो कल सुबह 6 बजे आ जाएगी, आज तो तुम लोग हमारे ही साथ डिनर कर लेना। स्वरलीना ने कहा कि ओके दीदी, थैंक्स हमारे लिए इतना करने के लिए। रवीना ने कहा कि नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं है। रात को सबने डिनर किया और फिर सोने के लिए चले गए। सुबह 5 बजे अर्नव और स्वरलीना पार्क में घूमने के लिए चले गए और वहां जाकर उन्होंने एक्सरसाइज और योगा किया और फिर अपने कमरे में 6:15 बजे तक पहुंच गए। तब तक उनकी मेड जिसका नाम रोशनी था वो आ चुकी थी। फिर उसने सारे काम फटाफट निपटा दिए और नाश्ता बनाकर वह चली गई। अर्नव और स्वरलीना ने नहा धोकर और फ्रेश होकर नाश्ता किया और फिर कमरे को क्लोज लॉक कर एक्टिंग की ट्रेनिंग लेने के लिए इंस्टीट्यूट चले गए। सबको लेने के लिए इंस्टीट्यूट की बस चलती थी जिसके अलग अलग स्टॉपेज थे। वो लोग बस से 10 बजे तक एनएसडी इंस्टीट्यूट पहुंच गए। थोड़ी देर में उनका फर्स्ट सेशन स्टार्ट हुआ। फिर ट्रेनिंग के बीच में पूनम मैडम ने कहा कि हम एक क्विज खेलेंगे जिसमें आपको स्क्रीन पर एक तस्वीर दिखाई जाएगी जिसमें आपको एक्टर का नाम बताना है और यह किसी फिल्म की तस्वीर है, दोनों पहचान कर बताना है। फिर सबने इस क्विज में पार्टिसिपेट किया और कुछ प्राइज ट्रॉफी भी जीते। फिर पूनम मैडम ने कहा कि चलो अब ट्रेनिंग करते हैं। फिर सबने ट्रेनिंग में जमकर पसीना बहाया। तब पूनम मैडम ने कहा कि हमने सबके लिए रिफ्रेशमेंट के तौर पर मीठी और नमकीन दोनों लस्सी मंगाई है, जिसको जो पीना है पी सकता है। फिर सबने लस्सी को खूब एंजॉय किया और उसके बाद सभी शाम को 5 बजे वहां से अपने अपने घरों के लिए निकल पड़े। अर्नव और स्वरलीना भी बस से घर पहुंच चुके थे। तब तक 6 बजे रोशनी भी आ गई थी, उसने खाना बनाया और चली गई। फिर थोड़ी देर में अर्नव के कमरे के दरवाजे पर किसी ने नॉक किया और फिर स्वरलीना ने कमरे का दरवाजा खोला तो एक महिला मास्क और ब्लैक गॉगल्स पहने उसके सामने खड़ी थी और उसने कहा पहचानो कौन हूं मैं।
स्वरलीना नहीं पहचान पाई। तब उसने मास्क और ब्लैक गॉगल्स निकाले। तब स्वरलीना ने अचंभित होकर कहा, अरे नताशा, तुम बिना बताए ही आ गई। कम से कम एक फोन तो कर देती, हम तुम्हारी खातिरदारी अच्छे से करते। नताशा ने कहा कि मेरी एक टीवी सीरियल की शूटिंग थी तो मैं आई थी। अब शूटिंग फुल को चेक मार्क हो चुकी है और रात को मुझे मुंबई निकलना है, इसलिए सोचा कि रवीना दीदी और तुम लोगों से मिल लेती हूँ। स्वरलीना ने कहा कि बहुत अच्छा किया, बैठो तुम्हारे लिए चाय नाश्ता बनाकर लाती हूँ। तब नताशा ने अर्नव से कहा कि अर्नव, मैं तुम्हें कुछ एक्टिंग टिप्स देना चाहती हूँ। एक्टिंग के लिए आपको इमेजिनेशन क्रिएटर, इमोशनल, हार्ड वर्किंग, पैशनेट और डेडिकेटेड होना है, तभी आप इस एक्टिंग के फील्ड में सक्सेसफुल हो पाओगे। फिर अर्नव को और भी कुछ टिप्स दिए। तभी स्वरलीना सबके लिए चाय पकौड़े लेकर आ गई। फिर सबने काफी गपशप करी। नताशा ने कहा कि अगर तुमने ये 6 महीने का एक्टिंग का सर्टिफिकेट कोर्स कर लिया तो मैं तुम्हारे लिए पहले छोटे छोटे रोल्स टीवी सीरियल्स में सर्च मैग्नीफाइंग ग्लास करूंगी। उसके लिए आपको एक्टिंग के कोर्स को तन मन धन से पूरा करना पड़ेगा। स्वरलीना ने कहा कि ठीक है, हम आपकी आज्ञा का पालन करने का प्रयास करते रहेंगे। फिर नताशा ने उनसे विदा ली और वहां से चली गई। स्वरलीना और अर्नव आपस में भी रिहर्सल करने की प्रैक्टिस कर लेते थे और मूवी देखने के बाद अलग अलग तरह के सीन्स की प्रैक्टिस किया करते थे। स्वरलीना ने कहा कि अर्नव, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। तब अर्नव ने कहा, हाँ कहो ना, जब तुम कुछ कहती हो ना तो बड़ा अच्छा लगता है और दिल को सुकून मिलता है। चलो अब कह भी दो। मेरी जिंदगी का एक फसाना है आप, मेरे लिए सबसे अच्छा दोस्ताना है आप। सोचती हूँ कि आप न होते तो कैसा होता, क्योंकि मेरी हर पल की खुशी का बहाना है आप। अर्नव ने कहा, वाह वाह, बहुत अच्छे, क्या सुनाया है। अब मैं भी कुछ सुनाता हूँ। स्वरलीना ने कहा, इरशाद इरशाद। समय निकलेगा हम टूट कर बिखर जाएंगे, किसको पता है हम किधर जाएंगे। हम आपके चाहने वाले हैं, याद रखना। जहाँ आप खुद को अकेला महसूस करोगे वहाँ तेरे पास केवल हम नजर आएंगे। स्वरलीना ने कहा, अति उत्तम जी, बहुत अच्छा जी। चलो अब खाना खाकर सो जाते हैं। आज रोशनी ने रोटी, भिंडी की सब्जी और खीर बनाई है, आज तो खाने में मजा आ जाएगा। अर्नव ने कहा कि सही बात है, वैसे भी रोशनी तुमसे ज्यादा अच्छा खाना बनाती है और समझदार भी है। तभी स्वरलीना ने कहा, क्या कहा तुमने। अर्नव कहता है कि अरे बाबा, मैं तो जोक कर रहा था। फिर दोनों हंसने लगते हैं और खाना खाने के बाद सो जाते हैं। स्वरलीना ने रात को एक सपना देखा कि वो और अर्नव सड़क पर घूम रहे हैं और सामने से एक गाड़ी आती है और अर्नव को टक्कर मार देती है। फिर बड़ी मुश्किल से अर्नव को हॉस्पिटल अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर उसका चेकअप करके बाहर निकलते हैं तो स्वरलीना पूछती है, क्या हुआ डॉक्टर साहब। तब डॉक्टर कहते हैं कि अर्नव कोमा में चला गया है, अभी कुछ भी बता नहीं सकते कब नॉर्मल होगा। इतना सुनते ही स्वरलीना वहां बेहोश होकर गिर पड़ती है। तभी उसकी नींद खुलती है और वह बगल में देखती है तो अर्नव तो यहाँ सो रहा है। लगता है कि मैं सपना देख रही थी। सुबह उठकर वो मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं और पार्क में एक्सरसाइज करते हैं और फिर कमरे पर वापस आ जाते हैं। फिर नाश्ता करके बस से इंस्टीट्यूट चले जाते हैं। आज इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग के दौरान इमोशनल सीन की तैयारी कराई जा रही थी। सभी तैयारियां करते ही खुद ही इमोशनल होने लगे। तब पूनम मैडम ने माहौल को हल्का करने के लिए एक जोक सुनाया कि जब मैं फोर्थ स्टैंड में पढ़ती थी तो हमारी क्लास में एक स्टूडेंट था जिसका नाम था मिठू। वो बड़ा शरारती बच्चा था। एक बार की बात है, टीचर ने उससे पूछा कि मिठू, तुम अकबर के जीवन पर प्रकाश डालकर सबको बताओ। तब उसने एक राजा की तस्वीर बनाई और उसके बगल में जलती हुई टॉर्च फ्लैशलाइट बना दी और कहा, ये लीजिए टीचर जी, ये डाल दिया मैंने अकबर के जीवन पर प्रकाश। सभी बच्चे क्लास में हंसने लगे। फिर टीचर ने पूछा कि तुम ये बताओ, मेरे घर पर एक पंखा है, एक टीवी है, एक रेडियो है, एक वॉशिंग मशीन है, तो मेरी उम्र कितनी है। तब मिठू बोला, जी आपकी उम्र शायद 50 साल है, क्योंकि मेरे एक अंकल हैं, वो आधे पागल है और उनकी उम्र 25 साल है, उस हिसाब से आपकी 50 साल हुई। टीचर ने तब गुस्से में मिठू को कहा, तुम धरती पर बोझ हो। तब फिर मिठू ने हंसते हुए कहा कि टीचर जी, मेरा वजन तो सिर्फ 40 किलो है और आपका वजन तो 80 किलो है, यानी कि आप धरती पर मुझसे बड़े बोझ हो। ये कहकर वह क्लास से बैग उठाकर भाग जाता है। ये सुनकर सभी हंसने लगते हैं और आज की क्लास खत्म कर सभी अपने अपने घर को चले जाते हैं। घर पर पहुंचकर स्वरलीना ने अर्नव को कहा कि कल रात मैंने सपना देखा जिसमें तुम्हारे साथ ऐसा हादसा होता है और तुम कोमा में चले जाते हो। अर्नव कहता है कि वो तो एक सपना था, भूल जाओ उसको, वर्तमान में जियो। स्वरलीना, सपनों की बात छोड़ो। सपनों की सारी बातें सच होती तो फिर सभी सपने सच होते। स्वरलीना ने कहा कि लेकिन कभी कभी सपने सच हो जाते हैं अर्नव, और मैं सोचती हूँ कि अगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ होता है तो मैं तो पता नहीं क्या करूंगी। मुझे तो पता नहीं, ये सोचकर ही बड़ा डर लग रहा है। और फिर
थैंक यू फॉर लिसनिंग। लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।